सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। जैसा कि टैली की पहली क्लास है ये, तो पहली क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जब टैली के अंदर लेज़र पोस्टिंग करते हैं, लेज़र की एंट्री करते हैं, तो किस ट्रांजैक्शन को किस ग्रुप में डालना है। ऐसा नहीं है कि पहले ही क्लास में आपको मैं टैली में किस तरीके से एंट्री करते हैं वो सिखाऊं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बताना चाहता हूं कि किस ट्रांजैक्शन को, किस लेज़र को आपको किस ग्रुप में डालना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो 28 ग्रुप्स होते हैं टैली के अंदर। मैनुअली अकाउंट की अगर बात करें तो मैनुअली अकाउंट में हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं, P&L में कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप स्टूडेंट अकाउंट्स के नहीं हैं तो आपको फिर ये बेस थोड़ा सीखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये टैली दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो आर्ट साइड से भी हैं और जो कॉमर्स साइड से भी हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को किस ग्रुप में डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मेंशन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से मतलब खर्चे से है कि कंपनी प्रोडक्ट को बनाने में और बेचने में दोनों तरीके से एक्सपेंसेस करती है। और दोनों एक्सपेंसेस को अगर हम मेज़र करें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन के बनने तक के खर्चे कंपनी करती है। यानी कि प्रोडक्शन जब तक नहीं होता तब तक कंपनी जितना भी एक्सपेंसेस कर रही है वो सारा की सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड से यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा माल भाड़ा, जो प्रोडक्ट को फैक्ट्री तक लाने तक का खर्चा है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और यही चीज़ आप अगर दूसरी भाषा में कहें तो कैरेज ऑन परचेज या कैरेज कह सकते हैं, या फ्राइट इनवर्ड। इस तरीके से ये सारे हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जो हमारा चार्जेस लग रहा है इंपोर्ट पर, जो हमारा डॉक चार्जेस लग रहा है, क्योंकि हम जो इंपोर्ट दूसरी सिटीज़ से कर रहे हैं और बाय शिप हमारा प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल हमारा आ रहा है, तो वो रॉ मटेरियल का जो हम चार्ज दे रहे हैं लाने का, वो हमारा डॉक चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। फैक्ट्री, क्योंकि प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे, चाहे फैक्ट्री लाइटिंग की बात करें, चाहे फैक्ट्री एक्सपेंसेस की बात करें, या फैक्ट्री के इंश्योरेंस की बात करें, जहाँ पर फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटिंग का इस्तेमाल होता है फैक्ट्री के अंदर, मशीनरों में ग्रीसिंग होती है, गैस, वाटर या ऑयल, ये सारे के सारे ऐसे खर्चे हैं जो हमारे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर होते हैं। तो अगर हम पूरा मोटा मोटा देखें तो ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के होने तक का खर्चा होता है, जब तक हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार ना हो जाए, तो कंपनी जो भी एक्सपेंसेस करती है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। वेजेस की बात करें, क्योंकि प्रोडक्शन जो करेगा वो लेबर होगा, लेबर को हमें देना होगा वेजेस या वेजेस एंड सैलरी, दोनों चीज़ों में हमारा जो वेजेस है या वेजेस एंड सैलरी है वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे की तरफ बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो फर्म प्रोडक्ट को बेचने के लिए करती है, यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद के भी अभी खर्चे बाकी हैं, जैसे प्रोडक्शन का एडवर्टाइजमेंट करना, ऑडिट चार्ज देना, बैड डेब्ट्स, अगर पैसा कोई पार्टी से नहीं मिल पाता, अगर हमने उसे EMI पर दिया है और वो EMI नहीं दे पाता, तो उस केस में हमारा पैसा बैड डेब्ट्स हो जाता है। बैंक द्वारा चार्ज लगना, पैकिंग वगैरह के लिए बॉक्सेस वगैरह का इस्तेमाल करना, ब्रोकरेज, दलाली वगैरह। कैरेज आउटवर्ड, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था डायरेक्ट में, कैरेज इनवर्ड, जो हमारा प्रोडक्शन होने के लिए रॉ मटेरियल लाने का जो एक्सपेंसेस था ट्रांसपोर्ट का, और यहाँ पर है बनकर दुकानों पर जा रहा है अगर हमारा माल, तो वो होगा हमारा कैरेज आउटवर्ड, या कैरेज ऑन सेल या फ्राइट आउटवर्ड। तो इस तरीके से प्रोडक्शन के बाद का जो खर्चा होता है वो हमारा डायरेक्ट खर्चा नहीं होता, प्रोडक्शन के बाद का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि टैली में हम जब ट्रांजैक्शन को चढ़ाएंगे तो जिस खर्चे को या जिस ट्रांजैक्शन को हम उसके ग्रुप में डालेंगे वो वहीं शो होगा।
तो पहला चैप्टर इसी पे बेस है, ग्रुप्स के ऊपर, क्योंकि हम फाइनल बैलेंस वहाँ पर चढ़ाएंगे और उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के लिए हमें ये बेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज है तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर एक बार देख लें तो आगे हो सकता है आपको इसमें मिस्टेक ना हो। आगे की तरफ अगर चलें, कमीशन जो हम एजेंट्स को देते हैं बिकवाने के लिए, कन्वेंस की बात करें, आने जाने का, डेप्रिसिएशन मूल्य में गिरावट, छूट, बट्टा वगैरह देना। तो इस तरीके से जो भी हमारे एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के बाद के होते हैं, या मोटा मोटा बोला जाए ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में होता है प्रोडक्शन और ऑफिस में होता है उसका सेल। तो ऑफिस में होते हैं एम्प्लॉय, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी वगैरह का खर्चा, ऑफिस के रेंट का खर्चा, ऑफिस में अगर कोई प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाता है उसकी रिपेयरिंग का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा। इस तरीके से जो भी हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। आगे की तरफ अगर बात करें तो इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि कंपनी को खर्चा हो रहा है रिसीव्ड। अगर खर्चे के आगे रिसीव्ड वर्ड लिखा है या क्रेडिट लिखा है तो वो खर्चा हमारा खर्चा नहीं है, वो हमारा इनकम है। जैसे यहाँ पर है रेंट रिसीव्ड, यानी कि रेंट कंपनी को बच रहा है या मिल रहा है, डिस्काउंट कंपनी को रिसीव हो रहा है, कमीशन कंपनी को मिल रहा है, इंटरेस्ट कंपनी को बच रहा है, और पुराना पैसा जो डूब गया था, जो नहीं मिल पाया था पार्टी से, जो EMI नहीं मिल पाई थी, वो अब मिल रही है। तो ऐसे खर्चे जो रिसीव हो रहे हैं वो हमारे होंगे इनडायरेक्ट इनकम, उसे हम एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। आगे की तरफ अगर बात करते हैं फिक्स्ड असेट्स की, यानी कि कंपनी की जो संपत्ति है, जिसमें आता है बिज़नेस प्रेमाइसेस, यानी कि बिज़नेस का एक एरिया, बिज़नेस की एक बिल्डिंग, जो कंपनी के असेट्स में काउंट होता है। फ्री होल्ड, लीज होल्ड लैंड, यानी कि किसी भूमि पर कंपनी का पूर्ण अधिकार हो जाना, वो कंपनी के लिए असेट्स होता है। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रांड कंपनी का, ट्रेडमार्क कंपनी की मशीनरी, मोटर व्हीकल, पेटेंट्स, प्लांट, इस तरीके से ये सारी चीज़ें कंपनी के असेट्स ग्रुप में आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम टैली में एंट्री चढ़ा रहे हैं फर्नीचर 50,000, तो जब हम फर्नीचर को लेज़र की पास कराएंगे तो वहाँ पे हमें उसका ग्रुप डालना होगा फिक्स्ड असेट्स। इसी तरीके से अगर हम सैलरी का लेज़र पास करा रहे हैं तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वेजेस का डाल रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे की तरफ अगर हम लेज़र्स के ग्रुप्स की बात करें तो आता है करंट असेट्स, यानी कि तरल असेट्स, यानी कि तरल संपत्ति। इसमें आता है हमारा बिल्स रिसीवेबल, यानी कि बिलों की प्राप्ति, आपका गुडविल, आपका जितना मार्केट वैल्यू होगा उतना आपका संपत्ति ज़्यादा होगा, और अगर आपका मार्केट वैल्यू कम होगा तो आपका असेट्स कम होगा। आउटस्टैंडिंग इनकम हम जो पहले ही कर लेते हैं वो भी हमारे लिए असेट्स है, पहले से ही हम खर्चे कर लेते हैं जो हमें बाद में मिल जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से ये हमारे करंट असेट्स के पार्ट हैं। करंट लाइबिलिटी की बात करें तो जो हमने बिलों का भुगतान करना है, या जो हमने पहले से ही खर्चे कर दिए उनका हमें भुगतान करना है, या जो हमने पहले से इनकम ले ली है प्रीपेड इनकम, उसका हमें भुगतान करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी करंट लाइबिलिटी में पास होंगी। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ अदर ग्रुप्स यहाँ पे दे रखे हैं जिसमें मिसलेनियस सारे एंट्री आ जाती है, क्योंकि हम अगर मैनुअली अकाउंट बनाते हैं तो सेल, नॉर्मली परचेज, स्टॉक, ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। टैली के अंदर सभी सेपरेट अकाउंट बनेंगे, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो स्टॉक हो। तो यहाँ पे मेंशन है कि सेल अकाउंट में जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर सभी के सेल्फ अकाउंट्स हैं, स्टॉक इन हैंड में जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने रेड मार्क कर रखी है, इसका मतलब जब आप इनकी लेज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको उसका मेंटेन चेंज करना है, क्योंकि सेल का जो टाइप होता है वो क्रेडिट होता है, लेकिन हमें सेल रिटर्न चढ़ाते हुए उसको हमें डेबिट में मेंशन करना होगा। इसी तरीके से अगर हम परचेज रिटर्न चढ़ा रहे हैं तो हमें उसे क्रेडिट में मेंटेन करना होगा। और ड्राइंग, क्योंकि हम पूंजी में से पैसा निकाल रहे हैं तो उसे भी हमें यहाँ पर डेबिट में मेंटेन करना होगा। इसे हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं इसका सबका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कौन से लेजर्स को हमें किस ग्रुप में पास करना है।
तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट रहे, बट अगली वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। आगे की बात करें कैश इन हैंड, ये लेज़र ऑलरेडी टैली में एग्जिस्ट होता है, तो हम चाहें तो बना सकते हैं कैश इन हैंड करके। अगर कैश करके बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या होता है उसका। आगे की तरफ चलते हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। लोन हमारे दो तरीके के होते हैं कि हमने लिया है या हमने दिया है। अगर हमने लोन लिया है तो हमें उसका भुगतान करना है, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होगा, और अगर हमने लोन दिया है तो हमें वो मिलेगा, हमारे लिए असेट्स होगा। सारे टैक्सेस हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाते हैं, जो भी हम रिज़र्व फंड पे रखते हैं वो हमारे रिज़र्व एंड सरप्लस अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, बाकी ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक से। ये पीपीटी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने एक पीडीएफ को भी लिंक करा है, जिसे डाउनलोड करके आप सारे लिस्ट की लेज़र्स को रख सकते हैं। एक बार उसे पढ़िए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो हेल्प मिलेगा। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके से हम फाइनल बैलेंस डालकर कंपनी का प्रॉफिट कंपनी की बैलेंस शीट को मैच करते हैं, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और रिंग आइकन को दबाकर आप लेटेस्ट अपडेट की जानकारी ले सकते हैं। अन्य स्टूडेंट्स को भी आप ये शेयर कर सकते हैं, जिनसे उनको टैली को सीखने में हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।